हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 12 सम नेचुरल फिनोमेना। तो आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 8 साइंस चैप्टर 12 सम नेचुरल फिनोमेना स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। In this chapter, we shall discuss two destructive natural phenomena. These are lightning and earthquakes. We shall also discuss what steps we can take to minimize destruction caused by these phenomena. तो फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं कि हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे दो डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमेना के बारे में, जो कि है लाइटनिंग और अर्थक्वेक। हम लोगों ने इन सब स्टेप्स के बारे में पहले भी बात कर रखी है, लेकिन वो काफ़ी कम है। लेकिन ये सब अब हम लोग इस चैप्टर में पूरे अच्छी तरीके से समझते हैं कि ये क्या है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है लाइटनिंग। तो इसे स्टार्ट करते हैं। You might have seen sparks on an electric pole when wires become loose. This phenomenon is quite common when wind is blowing and shaking the wires. You might also have been sparks when a plug is loose in its socket. Lightning is also an electric spark, but on a huge scale. In ancient time, people did not understand the cause of these sparks. They were therefore afraid of lightning and thought that the wrath of gods was visiting them. Now, of course, we understand that lightning is caused by the accumulation of charges in the clouds. We need not to be afraid of lightning, but we have to take precautions to protect ourselves from the deadly sparks. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि आप लोगों ने कभी ना तो कभी स्पार्क्स देखे होंगे इलेक्ट्रिक पोल में, और जब वो तारे ढीली होती हैं, यानी कि जो बिजली के खंभे होते हैं उनमें आपने कभी ना तो कभी वो इलेक्ट्रिक स्पार्क्स तो देखे ही होंगे। जब ये भी क्या एक नेचुरल फिनोमेना ही है, जब हवा बहुत तेज चलने लगती है तो क्या एक तार दूसरे से चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से क्या उनमें क्या स्पार्किंग होने लगती है और उसमें क्या हम लोगों को इलेक्ट्रिक स्पार्क दिखता है। तो जो एशियन टाइम उसमें जो लोग थे वो ये नहीं समझ पाते थे कि जो स्पार्कलिंग हो रही है, बिजली गिर रही है, किसकी वजह से हो रही है, और वो लोग इस सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरते थे। तो उन्होंने सोचा कि ये रैथ ऑफ गॉड्स हैं जो कि उनके पास विजिट कर रहे हैं। और आपको तो पता ही होगा कि जो लाइटनिंग होती है वो क्या एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस ऑफ इन द क्लाउड, यानी कि क्लाउड के अंदर जो चार्जेस होते हैं उनके एक्यूमुलेशन से लाइटनिंग होती है। तो हम लोगों को इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हम लोगों को इससे क्या थोड़े प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे ताकि हम लोग क्या इन डेडली स्पार्क से अपने आप को आवर सेल्फ को प्रोटेक्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द स्पार्क्स दैट द ग्रीक knew about. The ancient Greek knew as early as 600 BC that when amber is a kind of resin was rubbed with fur, it attracted light objects such as hair. You might have seen that when you take off woolen or polyester cloth, your hair stands on end. If you take off this cloth in the dark, you even see a sparks and hear a crackling sound. In 1752, Benjamin Franklin, an American scientist, showed that lightning and the sparks from your clothes are essentially the same phenomena. However, it took 2000 years for this realization to occur. We shall now study some properties of electric charges. We shall also see how they are related to the lightning in the sky. Let us perform some activities to understand the nature of electric charges. But recall first
that first what you might have played as a game. When you rub a plastic scale on your dry hairs, the scale can attract very small pieces of पेपर। तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि एशियन टाइम में जो ग्रीक्स थे वो जानते थे कि 6,600 BC के टाइम जो एशियन ग्रीक्स थे वो जानते थे कि ये क्या एक एम्बर है। एम्बर क्या है? एम्बर एक काइंड ऑफ सॉरी रिसाइन है। तो इससे क्या, इससे जब फर्स्ट रब किया जाता था तो ये क्या अट्रैक्ट कर लेती थी लाइट ऑब्जेक्ट जैसे कि हेयर को। तो आप लोगों ने कभी नोटिस करा होगा कि जब भी आप वुलन या पॉलिस्टर के क्लॉथ पहनते हैं तो आपके जो बाल हैं उनको वो क्या पीछे से खड़े हो जाते हैं, यानी कि पीछे से अट्रैक्ट होने लगते हैं। और अगर आप उसको उतार के तुरंत ही कोई ब्लैक क्लॉथ पहन लेते हैं तो क्या आपके सर में स्पार्कलिंग होने लगती है, यानी कि आपके बाल जो हैं वो क्या क्रैकलिंग करने लगते हैं। तो यही 1752 में एक साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट, जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये शो करा कि जो लाइटनिंग है ये स्पार्क्स की वजह से होती है। स्पार्क्स होते हैं जो हमारे कपड़े में होती है, और ये क्या एक बहुत ही एसेंशियली सेम फिनोमिना है जो कि हम लोगों ने क्या 2000 साल पहले इसको क्या अकल करा था। और हम लोग इसके बारे में, इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। और हम लोग ये जानते हैं रिटेल, इसको हम रिलेटेड कर सकते हैं कि जो लाइटनिंग है स्काई में उसके साथ क्या ये रिलेट भी करता है। और चलो अब हम लोग कुछ एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। तो जो हम लोगों को क्या एक गेम है उसे रिकॉल करना है कि अगर आप जब एक प्लास्टिक के स्केल को अपने ड्राई हेयर में रब करते थे, उसके बाद वो स्केल जो है वो छोटे छोटे स्मॉल ऑफ पीसेस ऑफ पेपर को क्या अट्रैक्ट कर लेती थी। पेपर और कभी कभी पेंसिल के जो छिलके होते थे उनको भी क्या अट्रैक्ट कर लेती थी। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है चार्जिंग बाय रबिंग। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। When a plastic refill is rubbed with polythene, it acquires a small electric charge. Similarly, when a plastic comb is rubbed with dry hairs, it acquires a small charge. These objects are called charged objects. In the process of charging, the refill and the plastic comb, polythene, and hair also get charged. Let's try to चार्ज सम अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर फेमिलियर टू यू। तो क्या होता है कि जब भी कोई प्लास्टिक रिफिल को हम लोग रब करते हैं पॉलीथीन में तो इसमें क्या एक इलेक्ट्रिक स्मॉल से इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाते हैं। और उसी तरीके से जब हम लोग प्लास्टिक कॉम को रब करते हैं अपने ड्राई हेयर्स में तो इसमें भी क्या कभी कभी स्मॉल चार्जेस आ जाते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको हम लोग क्या चार्ज ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ेंगे। जो प्लास्टिक की रिफिल्स होती है उन्हें जब हम लोग पॉलीथीन में क्या रब करते हैं तो उसमें क्या इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाते हैं। और जो प्लास्टिक की कॉम्ब होती है उसको जब हम लोग अपने ड्राई हेयर्स में रब करते हैं तो उसमें क्या तब भी उसमें भी स्मॉल चार्जेस आ जाते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें चार्ज आ जाते हैं उनको क्या हम लोग चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस प्रोसेस में जो चार्जिंग है रिफिल की और प्लास्टिक कॉम्ब की, पॉलीथीन और हेयर वो भी क्या साथ में चार्ज हो जाते हैं, यानी कि रिफिल पॉलीथीन से चार्ज हो रही है और प्लास्टिक कॉम हेयर से चार्ज हो रहे हैं। तो जो रिफिल के साथ पॉलीथीन भी क्या चार्ज हो जाएगी और प्लास्टिक कॉम के साथ क्या हेयर भी चार्ज हो जाती हैं। अब इसी तरीके से क्या हम लोगों को और भी क्या एग्जांपल देखने हैं। तो फ्रेंड्स अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरैक्शन। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स समराइज द ऑब्जर्वेशन। पॉइंट ए, अ चार्ज बैलून रिपेल्ड अ चार्ज बलून। Point B, a charge repelled a charge refill. Point C, but a charged balloon attracted a charge refill. Does it indicate that the charge on the balloon is a different kind from the charge in the refill? Charge on the refill. Can we say then what there are two kinds of charges? Can we also say that the charges of the same kind repel
each other while charges of different kinds attract each other. It is convection to call the charge acquired by a glass rod when it is rubbed with silk as positive. The other kind of charge is said to be negative. It is observed that when a charged glass rod is brought near a charged plastic straw rubbed with polythene, there is attraction between the two. What do you think would be the kind of charge on the plastic straw? Your your guess that the plastic straw would carry a negative charge is correct. The electrical charge generated by rubbing are static. They do not move by themselves. When charges move, they constitute an electric current. You have been reading about electric current since class 6. The current in a circuit which makes a bulb glow, or the current that makes a wire hot is nothing but a motion of charges. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि हम लोगों को कुछ ऑब्जर्वेशन को समराइज करना है कि जो एक चार्ज बैलून होता है वो क्या एक चार्ज बैलून को क्या रिपेल करता है, और एक जो चार्ज रिफिल होती है वो एक चार्ज रिफिल को रिपेल करती है, लेकिन एक चार्ज बैलून चार्ज रिफिल को क्या अट्रैक्ट कर लेती है। तो हम लोगों को क्या ये इंडिकेट करना ज़रूरी है कि ये जो दो टाइप के जो चार्जिंग हुए हैं ये क्या अलग अलग हैं, और अलग अलग हैं तो इनके क्या इनके नाम क्या है, इनके काइंड्स क्या हैं। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सेम काइंड के जो चार्ज है वो आपस में रिपेल करेंगे, और जो अलग अलग काइंड के जो चार्ज है वो एक दूसरे को क्या अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि ये सुन करके हम लोगों को क्या याद आ रहा है कि जो मैग्नेट्स होते हैं, मैग्नेट्स के तो दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल को दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल में लगाएंगे तो वो क्या रिपेल करेंगे, लेकिन अगर हम लोग साउथ पोल मैग्नेट के साउथ पोल को और दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल से लगाएंगे तो वो क्या अट्रैक्ट करेंगे, वो क्या चिपकेंगे। तो इसी तरीके से क्या इस चार्ज में भी हम लोगों को ऐसा प्रॉपर्टीज हम लोगों को ऐसे ढूंढने में लग रही है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इनमें क्या अगर एक सेम काइंड के चार्ज को दूसरे सेम काइंड के चार्ज से मिलाएंगे तो वो क्या रिपेल करेंगे, लेकिन अगर एक डिफरेंट चार्ज को किसी दूसरे डिफरेंट चार्ज से अट्रैक्ट लगाएंगे तो वो क्या अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या एक एक्टिविटी में क्या दिखाया गया, एक हम लोगों को क्या एक जार ले लेना है प्लास्टिक का, उसके ऊपर क्या एक मेटल की प्लेट रख देनी है, फिर हम लोगों को क्या एक ब्लेड रख देना है उसके जार के अंदर, और जो ऊपर है रिफिल है उसको चार्ज कर देना है, और नीचे उसको भी चार्ज कर देना है ब्लेड को। उसके बाद जब हम लोग मेटल के ऊपर रखेंगे तो क्या वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के चार्जेस होंगे, उनमें जनरेट होंगे और वो दोनों क्या आकर के मिल जाएंगे। और ऐसा ही क्या अगर हम लोग इन्हें चार्ज ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिक करंट में भी बनाए तो ये क्या करंट को क्लोज करंट को भी मतलब कि ओपन करंट को भी ओपन सर्किट को भी क्लोज सर्किट, ये ऐसे हम लोग बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। The aluminum foil strips receive the same charge from the charge refill through the paper clip. Remember that the electricity. The strip carrying similar charges repel each other and they become wide open. Such a device can be used to test whether an object is carrying charges or not. This device is known as electroscope. Thus, we find that electrical charge can be transferred from a charged object to another through a metal conductor. Touch the end of the paper clip gently with hands and you will find a change in the foil strips. They come back to their original state. Repeat charging of foil strips and touching the paper clip every time. You will find that the foil strips collapse. As soon as you
touch the paper clip with hand. Why does it happen? The reason is that the foil strip lose charge to the earth through your body. We say that the foil strips are discharged. The process of transferring of charge from a charged object to the अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि जो एल्यूमिनियम फॉयल होती है उसकी जो स्ट्रिप्स होती है वो क्या सेम चार्ज को ही क्या रिसीव करती है और कहाँ से, रिफिल से। तो जो स्ट्रिप्स होती है वो सिमिलर चार्ज को क्या कैरी करती है, जिसकी वजह से वो क्या आपस में क्या रिपेल करेंगे और जिनकी वजह से क्या हमारा जो सर्किट है वो भी क्या वाइड ओपन ही रहेगा। इसी तरीके से जो डिवाइस होते हैं उनको टेस्ट करने के लिए क्या हम लोगों को उनका चार्ज है कि नहीं है, उस डिवाइस को हम लोग क्या इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। और इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो ट्रांसफ़र हो रहा है एक चार्ज बॉडी से टू अनदर चार्ज बॉडी, वो क्या एक मेटल कंडक्टर के थ्रू होता है, मेटल कंडक्टर उसे कहते हैं। और टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप जेंटली विद हैंड एंड यू विल फाइंड अ चेंज इन द फॉयल स्ट्रिप। फिर क्या आपको क्या जो पेपर है उसके एंड में आपको क्या जेंटली टच करना, उस पर आपको क्या मिलेगा, आपको कुछ चेंज, आपको लग रहा होगा आपको कुछ चेंज मिल रहा होगा। तो वो क्या दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट, यानी कि वो अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ रहा है। रिपीट चार्जिंग ऑफ फॉइल स्ट्रिप एंड टचिंग द पेपर क्लिप, यानी कि इसी चार्जिंग स्ट्रिप को क्या आपको फिर से रिपीट करनी है और फिर क्या आपको पेपर क्लिप को फिर से टच करना है। एवरी टाइम यू विल फाइंड दैट द फॉइल्ड स्ट्रिप्स कोलैप्स एज सुन एज यू टच द पेपर क्लिप विद हैंड, यानी कि हर समय आपको क्या मिलेगा कि जो फॉइल की स्ट्रिप है वो क्या कोलैप्स कर रही है जितनी बार आप उसे टच कर रहे हैं। Why does it happen? ऐसा क्यों हो रहा है? The reason is that the foil strips lose charge to the earth through your body. We say that the foil strips are discharged, यानी कि जो अर्थ है वो क्या वो रीज़न ये है कि जो फॉइल है वो क्या अर्थ को छोड़ रही है, जिसकी वजह से क्या जो फॉइल की स्ट्रिप्स है वो क्या डिस्चार्ज हो रही है। तो ये जो प्रोसेस होता है एक चार्ज को दूसरे चार्ज बॉडी में भेजने का, ट्रांसफ़र करने का, इस अर्थ को हम लोग को क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग इज प्रोवाइड इन building to protect us from electrical shocks due to any leakage of electric current, यानी कि जो अर्थिंग होती है वो प्रोवाइड कराई जाती है किसी भी बिल्डिंग में ताकि क्या हम लोग प्रोटेक्ट रह सकें इन इलेक्ट्रिकल शॉक से, जो कि इलेक्ट्रिकल करंट की जो लीकेज होती है उससे। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। तो इससे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। इट इज़ नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटनिंग इन टर्म्स ऑफ द चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग। During the development of a thunderstorm, the air currents move upward while the water droplets move downward. The vigorous movement caused separation of charge by the process not yet completely understood. The positive charge collect near the upper edges of the cloud, and the negative charge accumulate near the lower edges. There is accumulation of positive charge near the ground also. When the magnitude of the accumulated charges become very large, the air, which is normally a poor conductor of electricity, is no longer able to resist their flow. Negative and positive charges meet, producing sparks of bright light and sound. We see streaks as lightning. The process is called the electric discharge. The process of electric discharge can occur between two or more clouds or between clouds and the earth. Today we need not get frightened by lightning like our ancestors did. Now we understand the basic phenomenon. Scientists are trying hard to improve this understanding. However, lightning strike could destroy life and
property, it is therefore necessary to take measure to protect ourselves. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि जो लाइटनिंग होती है वो कैसे होती है, यानी कि बिजली गिरती है वो कैसे गिरती है। तो देखिए इसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो लाइटनिंग होती है वो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस की वजह से होती है, यानी कि देखिए ये आप डायग्राम देख पा रहे हैं क्लाउड्स का। हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है कि क्लाउड्स में चार्जेस होते हैं, कुछ चार्जेस होते हैं नेगेटिव और कुछ होते हैं पॉजिटिव चार्जेस। तो क्या जो हवा होती है वो काफ़ी तेज़ चलती है, तो जिसकी वजह से जो उसमें चार्जेस होते हैं वो एक तरफ हो जाते हैं, और जिसमें वाटर की ड्रॉपलेट्स हो जाती हैं वो एक तरफ हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जहाँ जहाँ पर मतलब कि ड्रॉपलेट्स, वाटर की ड्रॉपलेट्स अलग हो जाती हैं और इलेक्ट्रिक के चार्ज अलग हो जाते हैं, और फिर इलेक्ट्रिक चार्ज में भी कुछ चार्ज होते होंगे जैसे कि प्लस माइनस। तो जो प्लस के चार्ज होते हैं और माइनस के चार्ज होते हैं वो क्या एक साथ हो जाते हैं। और फिर ज़मीन में भी क्या बहुत सारे चार्जेस होते हैं, कहीं कहीं प्लस का होता है, कहीं कहीं माइनस का होता है। तो हम लोगों ने ये पढ़ रखा है क्लास 6 में कि अगर प्लस से जोड़ेंगे, अगर कोई टर्मिनेटर है किसी बल्ब का, उसका प्लस सेल के प्लस से जोड़ेंगे तो काम नहीं करेगा, अगर उसका माइनस से जोड़ेंगे सेल के माइनस से तब भी काम नहीं करेगा। जब हम लोग प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से मिलाएंगे तभी क्या इलेक्ट्रिक करंट फैलेगा। तो क्लाउड्स में क्या है, इस समय माइनस है, नीचे वाला क्लाउड देखना है हम लोगों को, तो उसमें क्या माइनस है, जमीन में क्या है प्लस है, तो इनमें क्या अट्रैक्शन होगा, सर्किट कंप्लीट होगा, और ये क्या यहाँ से हम लोगों को क्या करंट लग जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लाइटनिंग सेफ्टी, तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। During lightning and thunderstorm, no open places is safe. Hearing thunder is an alert to rush to a safer place. Second point, after hearing the last thunder, wait for some time before coming out of the safe place. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि जो लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म होती है उस टाइम हमारे लिए सेफ प्लेस कौन सी है। तो पहली क्या है, हेयरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू अ सेफर प्लेस। जैसे ही आपको थंडर की आवाज़ सुनाई पड़े आपको अलर्ट हो जाना है और तुरंत कोई क्या सेफर प्लेस में पहुंच जाना है, सेफ प्लेस में आपको क्या वहाँ पे पहुंच जाना है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, आफ्टर हेयरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस। और जैसे आखिरी थंडर की आवाज़ आए, यानी कि इसके बाद नहीं आ रही आवाज़, ये आखिरी है, तो क्या आपको थोड़ी देर तक क्या वेट ही करना है। आप वेट करेंगे, वेट करने के बाद क्या आपको पता चलेगा कि चलो कोई है नहीं, लेकिन जब आपको पता चल जाएगा चलो कोई नहीं है, तब भी क्या आपको थोड़ी देर तक क्या आपको वहीं पर ही रहना है, आपको क्या तुरंत बाहर निकल के नहीं आना है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फाइंडिंग एंड सेफ प्लेस। तो फाइंडिंग अ सेफ प्लेस, तो उससे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। A house or a building is a safe place. If you are traveling by a car or by a bus, you are safe inside with windows and doors of the vehicle shut. यानी कि अगर आप अपने घर में हो या किसी बिल्डिंग में हो और तब बिजली गिर रही, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ प्लेस है। लेकिन जब आप ट्रैवल कर रहे हो अपनी कार से या बस से, तो आपके लिए सेफ प्लेस क्या है कि आपको अपनी गाड़ी के अंदर ही रहना है, विंडोज डोर को क्या सबको बंद कर देना है, और व्हीकल जो आपका कार बस जो भी है उसको क्या तुरंत आपको ऑफ कर देना है, स्टार्ट नहीं रखना, नहीं तो उसमें करंट लग जाएगा। तो क्या आपको सब बंद कर देना है। तो ऐसे क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। जैसे कि बहुत सारे डूज एंड डोंट्स होते हैं, वैसे क्या जब थंडरस्टॉर्म आए तब क्या डूज और डोंट्स होगा, तो इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ओपन व्हीकल्स लाइक मोटर बाइक्स, tractors, construction machineries, open cars are not safe. Open fields, tall trees, shelters in parks, elevated
places do not protect us from lightning strokes. Carrying an umbrella is not at all a good idea during thunderstorm. In If in a forest, take shelter under shorter tree. If no shelter is available and you are in an open field, stay far away from all trees. Stay away from poles or other metal objects. Do not lie on the ground. Instead, squat low on the ground. Place your hands on your knee with your head between the hands. This positions will make you the smallest target to be struck. यानी कि अगर आप अपने घर के बाहर हैं तो आपको कैसे प्रिकॉशन लेना है। अगर आप अपने व्हीकल ओपन व्हीकल्स हो गई जैसे कि मोटरसाइकिल्स हो गई, ट्रैक्टर्स हो गए, कंस्ट्रक्शन मशीनरीज हो गई, या ओपन कार्स जिनमें सॉफ्ट रूफ आता है, जिनकी जो कन्वर्टेबल कार्स होती हैं, वो कार्स में बैठे हो तो वो आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ओपन फील्ड्स हो गए, बड़े बड़े पेड़ हो गए, शेल्टर्स जो कि पार्क में बने हैं, और जो एलिवेटेड प्लेसेस होगी, ये आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती लाइटनिंग स्ट्रोक से। फिर आप सोचोगे सर कि हम लोग वो ले लेते हैं अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला भी एक गुड आइडिया नहीं है, वो भी आपको ज़्यादा हद तक नहीं बचा पाएगा। तो आपको करना क्या है? तो आपको कुछ नहीं करना। आप अगर आप ओपन फील्ड में हो तो आपको किसी भी छोटे बड़े पेड़ के बगल में नहीं खड़ा होना है, इलेक्ट्रिक पोल के पास नहीं खड़ा होना है, मेटल से बनी गई चीज़ों के पास तक नहीं रहना है। आपको बिल्कुल शांत आपको खाली बिल्कुल शांत और एक प्लेस में खड़ा रहना है। आपको खाली जहाँ पे कोई पेड़ नहीं है, ना कोई पोल है, आपको जैसे ये इंसान बैठा है इसी तरीके से आपको बैठ जाना है। मतलब आपको इसमें बैठ जाना है, जैसे स्क्वाट लगाते हैं उस पोजीशन में बैठ जाना है। दोनों हाथ को अपने नी के ऊपर रख लेना है, घुटनों के ऊपर, और उनके बीच में अपनी सर को घुसेड़ देना है, ताकि लगे कि आप उसमें सबसे छोटे टारगेट हो। और किसको छोटा टारगेट लगेगी कि आप बारिश के, या मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी गिरेगी उसके आप सबसे छोटे टारगेट लगे। अगर आप वहीं पे सबसे बड़े टारगेट लग रहे हैं तो बिजली आप ही के ऊपर गिर जाएगी आकर के, तो समझ लेना है। तो ये हो गया अगर आप बाहर हैं। अगर आप इनसाइड द हाउस, अगर आप अपने घर के अंदर हैं तो कैसे प्रिकॉशंस लें। लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन्स, cords, electrical wires, and metal pipes. Do you remember lightning is an electrical discharge? During the thunderstorm, contact with these should be avoided. It is safer to use mobile phones and cordless phones. However, it is not wise to call up a person who is receiving your phone through a wired phone. Bathing should be avoided during thunderstorm to avoid contact with running water. Electrical appliances like computers, TVs, etc. should be unplugged. Electrical lights can be remain on. Electrical lights can remain on. They do not cause any harm. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि अगर आप घर के अंदर हो और इलेक्ट्रिसिटी पड़ जाए, गिर जाए, बिजली गिरने लगे, तो आपको क्या करना है? आपको घर के इलेक्ट्रिकल वायर्स हो गए, मेटल पाइप्स हो गए, इनको बिल्कुल भी हटा देना है। और जो थंडरस्टॉर्म है उसमें आपको किसी भी आदमी को कांटेक्ट करना बिल्कुल भी मना कर देना है। टेलीफोन जो कि कॉर्ड्स वाले होते हैं या वायर्स वाले होते हैं, उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कॉर्डलेस फ़ोन्स और मोबाइल फ़ोन्स का ही इस्तेमाल करना है। बाथिंग, नहाना बिल्कुल भी अवॉइड कर देना, जबकि जो रनिंग वाटर है उससे। और जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो गए जैसे कि कंप्यूटर, टीवी, इन सबको अनप्लग कर देना, यानी कि इनका जो प्लग है वो सॉकेट से बाहर निकाल लेना। और इससे जो इलेक्ट्रिकल लाइट्स होती हैं उनको आप ना बंद करिएगा, वो आपको कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। इस टॉपिक में हमने समझा कि अगर हम लोग घर के बाहर हैं तो कैसे प्रिकॉशंस ले, घर के अंदर हैं तो कैसे प्रिकॉशंस ले। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।